हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम लोग देखेंगे द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 5 मई 1998 को जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न पत्र देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न देखते हैं कि घाव के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिए, ये पूर्व वीडियो का एक प्रश्न है। इसके पहले इस सवाल को हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उसमें आपको विटामिन के बताया गया है। देखिए, विटामिन के जो है कि रक्त का थक्का बनाने में ये सहायता करता है या सहायक होता है। जब चूँकि हमारा कहीं अंग कोई कट जाता है और उसमें जो ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो खून का बहना होता है, रक्त का बहना होता है, तो उसमें कुछ देर के बाद रक्त जो बंद हो जाता है उसका कारण विटामिन के होता है। यानी कि विटामिन के जो है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, उसको रोक देता है और इस तरीके से हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए याद रखिएगा कि विटामिन के है। ऐसे अगर घावों को शीघ्रता से भरने की बात की जाए कि घाव किस विटामिन की वजह से भरते हैं, मतलब कि ठीक होते हैं, तो उसके लिए सही जवाब होगा विटामिन सी। अब देखिए, हमने विटामिन क्यों बताया था कि हमने बता दिया था। तो इसका कारण है कि बीपीएससी का जो ये सेट है तो उसने इसको विटामिन के को सही माना था और उस हिसाब से हमने आपको ये विटामिन के बता दिया था। ठीक है, देखिए, हमने पहले भी बताया है कि ये जो सब प्रश्न हैं वो बीपीएससी के एक सेट के अनुसार हैं। तो उसमें एक तो सबका आंसर दिया नहीं है, वो मतलब व्याख्या के साथ, तो उसमें काफ़ी मेहनत से ढूंढना पड़ता है बाकी सब सवालों को, और उसमें काफ़ी अपने से स्पष्ट होकर के ही आदमी आपको ये जवाब बताता है। फिर भी ऐसी बात है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताते हैं तो अच्छा लगता है कि मिस्टेक हर किसी से हो सकता है। फ़िलहाल घावों को सिर्फ भरने में सहायता करने वाला जो विटामिन है वो विटामिन सी है। सही जवाब इसका ही होगा। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से यही आंसर बताया गया है, लेकिन फिर भी चलिए, इसके बाद सब हम लोग अगला प्रश्न पत्र देखते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न पत्र है द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 5 मई 1998 को जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और इसमें मैथमेटिक्स से सिर्फ 5 प्रश्न पूछे गए हैं। एक बात आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के प्रश्न इसके पहले भी जो वीडियो आपने देखा था उसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे और सिर्फ इसमें हैं। उसके बाद से बाकी का जो पेपर है अभी 1999, 98 का और भी, तो उसमें क्या है कि मैथ के पेपर, मतलब मैथ के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। यानी कि मैथ का पेपर पुराने सिलेबस में ना के बराबर था, किसी में बस यही 2 पेपर में मिल रहा है। उसके बाद से इसके पहले आपने 1993 और 96 का जो वीडियो हमने अपलोड किया है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। और एक चीज़ और कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या उस समय जो बीपीएससी के जो टीचर्स भर्ती के जो पेपर होते थे क्या बीपीएससी लेता था। तो जी हाँ, 1993 से लेकर के जो 93, 96, 98, 99 तक जो पेपर हुए हैं तो वो बीपीएससी के माध्यम से वो परीक्षाएं होती थी और बीपीएससी के माध्यम से वो शिक्षक सेलेक्ट होते थे। फिर बाद में उसको हटा करके और सरकार ने नई नियमावली के तहत वो अपना बहाली करना शुरू कर दिया। चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इतिहास से संबंधित होगा पहला, और इसमें इतिहास के पहले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है, ये बताना है कि दिल्ली में शांति वन में किसकी समाधि है। तो ये प्रश्न जो है कि इसके पहले भी मिल चुका है और इसमें बताया गया था कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। हर्षचरित्र के लेखक जो हैं कि वो हैं बाणभट्ट। इसका सही जवाब होगा, हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट, ये इसका सही जवाब होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहनामा लिखा गया था, बताना है कि शहनामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये शहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया। इसमें देखिए, चीनी यात्री जो हैं, बहुत से चीनी यात्री आए थे। चीनी यात्री वेनसंग भी आया था, इटसिंग, फायान, ये सब लोग विभिन्न जो है कि चीनी यात्री जो हैं विभिन्न राजाओं के शासनकाल में भारत आए। इसमें फायान के बारे में पूछा है। तो फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जो गुप्त वंश के शासक थे। इसके बाद से देखिए, अगर हम बात करें वेनसंग की तो हर्षवर्धन इसमें दिया है, तो आपको बता देते हैं कि उसके लिए याद रखिएगा कि हर्षवर्धन जो है कि वो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसंग आया था। दोनों का जो नाम है वो ह से शुरू होता है, यानी कि ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसंग। तो ये काफ़ी आसानी से याद हो सकता है कि वेनसंग जो है कि वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि उन्होंने
विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, तो इनके शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ये 1469 में, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1469। और ये जो है गुरु नानक जो है कि सिखों के जो है कि सिख समुदाय के थे, और तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो अब ये पाकिस्तान में जगह है। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कि 1 जनवरी 1923 को हुई थी, और इसके संस्थापक जो है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये 2 व्यक्तियों ने मिल करके स्वराज पार्टी बनाई थी इसमें, तो मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन का आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि। साइमन कमीशन से संबंधित और भी प्रश्न इसके पहले आए थे, उसमें हमने बताया था कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, और भारत में आने पर उसका बहिष्कार किया गया था, उसका विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका बहिष्कार हुआ था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। यानी कि साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और सातों जो सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, और उसमें भारत के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। जबकि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि साइमन कमीशन अपने उस टीम के साथ उसको आना था भारत, और इस बात की समीक्षा करनी थी कि भारत में उत्तरदायी शासन के लिए कहाँ तक स्थितियाँ मौजूद हैं या कहाँ तक जो है कि स्थिति है, तो उसकी समीक्षा के लिए आया था। भारतीयों ने इसलिए विरोध किया कि भारत में शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी अब ये अंग्रेज़ तय करेंगे, तो इसलिए भारतीयों ने इसे काला जो है कि झंडा दिखा करके उसका विरोध किया, और साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसका मुख्य कारण था विरोध का कि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये किया था ये लखनऊ में जो एक समझौता हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था, वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। यानी कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें इन दोनों पार्टियों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ आपके सामने हैं, और बाकी के 2 ऑप्शन जो है कि नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं। तो देखिए बाकी के 2 ऑप्शन यहाँ है कि तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए, और अगला है कि कमाल पाशा द्वारा खिलाफत की समिति का विरोध करने के लिए। अब देखिए खिलाफत आंदोलन जो हुआ था तो उसका प्रारंभ इसलिए हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की को पराजित किया गया था, और ब्रिटेन जो है कि मित्र राष्ट्रों ने, यानी कि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और फ्रांस ये सब देश थे, तो उन देशों ने क्या किया था कि तुर्की के साथ काफ़ी अपमानजनक काम किया था। यानी कि तुर्की के सुल्तान को उनके पद से हटा दिया गया था। तुर्की का जो सुल्तान होता था वो पूरे इस्लामिक जगत का खलीफा होता था, यानी कि पूरे विश्व का इस्लामिक गुरु होता था। तो इसके साथ जो व्यवहार हुआ था, यानी कि तुर्की के सुल्तान के प्रति जो ब्रिटेन ने जो अभद्र व्यवहार किया था, उसके विरोध में दुनिया भर के मुसलमानों ने विरोध किया, और इसलिए भारत में भी भारत के मुसलमानों ने भी ब्रिटेन का विरोध किया। इसमें भारत के 2 अली बंधु थे, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, तो उनके नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन हुआ था, और भारतीयों ने भी उनका साथ दिया। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित अंतिम देश कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, आपको बताया गया था कि आपको पता होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जिसमें एक जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो अंतिम जो देश पराजित हुआ था वो था जापान, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था, किस वर्ष बताना है कि अल्जीरिया किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था। तो 1962 में हुआ था, ये 4 जुलाई और 1962 को हुआ था। इस तरीके से इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार को बंगाल से अलग करके पृथक प्रांत कब बनाया गया था। वर्ष 1912 में इसका सही जवाब है, और इसलिए 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार और बंगाल को अलग कर दिया गया था, और बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है 1912।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था गुप्त शासनकाल में, पाल शासनकाल में, या फिर बताना है आपको कि किस शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि जो महाविहार है उसका निर्माण हुआ था। तो नालंदा महाविहार का जो निर्माण हुआ था वो गुप्त शासनकाल में हुआ था। नालंदा की जो स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की कुमार गुप्त ने किया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है गुप्त शासनकाल। नेक्स्ट प्रश्न जो होंगे, देखिए 13 जो हिस्ट्री के इसमें प्रश्न थे। अब अगला जो प्रश्न आएगा इसमें तो वो ज्योग्राफी से हैं यानी कि भूगोल से हैं। आइए उसे भी देखते हैं। पहला उसमें प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बताना है कि संसार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है। तो इसका सही जवाब है कि ये सऊदी अरब में है, यानी कि इसका सही जवाब है शाह, इसका नाम दिया हुआ है शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद, यानी कि ये सऊदी अरबिया में है। और इसकी जो बिल्डिंग है, इस हवाई अड्डे की जो बिल्डिंग है वो 36 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इसराइल की राजधानी कहाँ है। तो ये जेरूसलम में है। इसका सही जवाब बी है। अगला प्रश्न होगा कि जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या थी। तो देखिए इसमें एक बात समझने लायक है कि जर्मनी की जो सरकारी मुद्रा है वो इसके अनुसार इस सही ऑप्शन इसका सही है कि ड्यूस मार्क। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए कि 2020 तक यानी कि 2020 तक 2020 तक ड्यूस मार्क जो है कि जर्मनी की सरकारी मुद्रा थी। लेकिन इसके बाद से जर्मनी ने यूरो को अपना लिया है। वहीं यूरो जो कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है ना यूरो, तो यूरो जो है कि इसकी अब मुद्रा हो गई है ड्यूस मार्क, अब नहीं है। 2020 तक जो है कि ये जर्मनी की मुद्रा थी ड्यूस मार्क, लेकिन अब क्या हो गया है यूरो, याद रखिएगा। ऐसे यूरो जो है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में चीनी का मुख्य उत्पादक कौन है। देखिए इस प्रश्न पर भी थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि देखिए चीनी का मुख्य उत्पादक देश, तो आपको याद होगा कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि चीनी जो है वो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि उस समय तक 1960 के दशक में क्यूबा जो है कि क्यूबा चीनी का मुख्य उत्पादक देश था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्यूबा की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चीनी के उद्योगों पर आधारित थी। तो वहाँ पे चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता था, इसलिए वहाँ उसका नाम दिया गया था, भौगोलिक उसका नाम था चीनी का कटोरा। लेकिन अब स्थितियाँ फिर बाद में बदली और उसके बाद से ब्राज़ील जो है कि उसका स्थान ले लिया, यानी कि क्यूबा के बाद से ब्राज़ील चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। लेकिन अभी 2022 का आंकड़ा है कि अभी जो फ़िलहाल जो स्थिति है कि चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो ये अब भारत का स्थान हो गया है, यानी कि चीनी उत्पादन में अब भारत जो है कि नंबर 1 पे आ गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है भारत। निम्नलिखित देशों में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये जो है कि साउथ अफ्रीका जो है ये सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि ज्योग्राफिकल जो क्वेश्चन है यानी कि जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो उत्पादन और निर्यात या जो भी होता है तो उस मामले में देखा जाए तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं। तो चूँकि ये प्रश्न 1998 का है तो उस समय के अनुसार इसमें इसको चूँकि इस तरह से प्रश्न अभी भी पूछे जा सकते हैं। फिलहाल भारत में सर्वाधिक कोयले का जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है, यानी कि अभी अगर देखा जाए कोयले के उत्पादन के मामले में तो छत्तीसगढ़ जो है कि भारत का शीर्ष राज्य है। वहीं अगर हम संचित भंडार की बात करें कि भारत में कोयला सबसे ज़्यादा उसका भंडार कहाँ है, तो ये है झारखंड में। लेकिन उत्पादन के मामले में कोयला जो है कि वो छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि उस नगर को पहचाने जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसमें सही जवाब है कि रोम, इसका सही जवाब है। रोम जो है इटली की राजधानी है और वो डैन्यूब के किनारे नहीं है। इसका मतलब बाकी के जो नगर हैं वो डैन्यूब के किनारे बसे हुए हैं। अगला प्रश्न होगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। आज भी संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश जो है कि चीन बना हुआ है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा चीन। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो राज्यों में देखें तो इस समय ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं उसमें से कोई जो है आज कोई भी नहीं है, क्योंकि उस समय के आंकड़ों के अनुसार इसमें से होगा उत्तर प्रदेश था पहले। लेकिन अब देखा जाए वर्तमान में तो बिहार जो है, राज्यों में देखा जाए तो बिहार
पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति व्यक्ति यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 6 व्यक्ति रहते हैं। और वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली इसका सही जवाब होगा। लेकिन राज्यों में बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश होगा, जहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है कि मात्र 17 व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से सही जवाब उसका हो जाएगा बिहार। इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप करंट की किताबों में देखे भी होंगे, बिहार का सामान्य ज्ञान अगर पढ़े होंगे तो, या 2011 का जनगणना देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। जनगणना से भी जो संबंधित आंकड़ों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं कि उसमें जनगणना से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अभी 2011 का जनगणना के अनुसार ही सवाल रहेंगे। अगला प्रश्न होगा कि भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध जो है कि ये सतलज नदी पर है। इसका सबसे सही जवाब होगा सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरमुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है। इसमें गाओ देखिए, इसमें सब जुड़ा हुआ है। इससे आप याद रखिएगा कि मोरमुगाओ जो है कि ये गोवा में है और ये पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक बंदरगाह यानी कि पत्तन है। इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे अब ये भारतीय राज्य व्यवस्था से यानी कि इंडियन पॉलिटी से है। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत की संसद में सम्मिलित हैं। भारत की संसद में कौन कौन सम्मिलित हैं। देखिए, भारत की संसद में इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और ये राज्यसभा, ये तीन जो है कि मिल करके तीन भारतीय संसद को बनाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिल करके भारतीय संसद बनता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे भूल से यहाँ बी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में डी प्रिंट हो गया है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यगण। अगला प्रश्न है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। बताना है कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अगर देश में इमरजेंसी लागू होती है तो उसकी घोषणा संसद के द्वारा होती है, तो उसमें उसका अनुमोदन कितने दिनों के अंदर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संसद की जो 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, तो उसकी संयुक्त बैठक होती है। उस बैठक को बुलाने का अधिकार ये 108 जो है कि संविधान का अनुच्छेद उसमें लिखा गया है। तो उसमें राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तो ये आप सब जानते होंगे कि भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं तो उसका सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी उम्र आयु हो कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका सही जवाब है कि ऑप्शन बी, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं देना है या उसको वर्जित किया गया है। क्योंकि भारत में जो शिक्षा का अधिकार है वो कहता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इस तरीके से अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों ही अनुपस्थित हों तो उस स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं। तो इसका निर्णय जो करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये प्रश्न जो है कि पिछले प्रश्न पत्र में मिल चुका है। इसका सही जवाब होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इस बात का निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक जो है कि वो ये धन विधेयक है या नहीं है। तो लोकसभा के अध्यक्ष इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे केसी पंत। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन के सिंह हैं। एन के सिंह
ये भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका सही जवाब इसमें चूँकि नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा NK सिंह। उस समय केसी पंत थे। 15वां वित्त आयोग फिलहाल चल रहा है। 2021 से 2026 तक अभी 15वां वित्त आयोग चलेगा। पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का जो गठन होता है तो ये होता है, जो ये प्रखंड स्तर पर होता है, यानी कि जो BDC का जो चुनाव होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, तो ये होता है प्रखंड स्तर पे, यानी कि इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितने आबादी पर होता है? तो इसका सही जवाब है कि 500 की आबादी पर होता है। और एक जो पंचायत होती हैं, तो एक पंचायत का जो गठन होता है वो प्रति 7000 की आबादी पर होती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न अर्थव्यवस्था से है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी, यानी कि इसका सही जवाब है कि मृत्यु दर में कमी होना। क्योंकि देखा जाए तो जन्म दर में वृद्धि अभी भारत में स्थिर चल रही है, यानी कि बहुत हद तक जो है कि जन्म दर में वृद्धि को कंट्रोल किया जा चुका है। क्योंकि जो TFR का जो ये आंकड़ा कहता है, TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें प्रति औरत जो महिला हैं वो 2.1 दिखाया गया है, यानी कि प्रति महिला जो है कि बच्चों के जन्म देने की जो संख्या वो 2.1 है, यानी कि पर महिला 2 बच्चे। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि मृत्यु दर में कमी आई है और इस वजह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी है? तो ये पुराना आंकड़ा है। नए आंकड़े के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा 9.5%, यानी कि 9.5% इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी करंट में जो है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 9.5%। अगला प्रश्न है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधार वाला जो बजट है वो लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले लागू किया था। 39वां प्रश्न है कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। तो ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक जो है, यानी कि भारत के जो रिजर्व बैंक हैं उसके द्वारा भारत में मुद्रा का क्रय विक्रय का नियंत्रण किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा। देखिए इसमें सिर्फ जो है कि अर्थव्यवस्था से मात्र 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें अगला जो प्रश्न है वो विज्ञान से संबंधित है। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि टैंक भेजने वाला ये जो है कि मिसाइल है, तो इसका नाम है नाग। जो है ये टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र हैं। इसका सही जवाब है नाग। अगला प्रश्न है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो मतलब क्या होता है? ठोस वस्तु पिघलती है तो जो उसका तापमान है वो बढ़ता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, यानी कि सड़कों पर जो रोशनी के लिए जो लाइट लगाई जाती हैं, तो उसके परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चूँकि देखिए इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं वो प्रकाश को आसानी से फैलाते हैं दूर तक, और इसलिए इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के और भी यूज हैं, क्योंकि आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है जिसमें चालक आसानी से अपनी पीछे आ रही गाड़ियों को देखता है, तो इसका कारण है कि उत्तल दर्पण जो है कि बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र का जो प्रतिबिंब है वो छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि इसलिए इसका उपयोग उसमें होता है तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, और सड़कों पर जो रोशनी के लिए जो लाइट लगे होते हैं तो उसके परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का भी उपयोग है कि इसका सही जवाब तो उत्तल दर्पण होगा। फिलहाल देखिए हम अवतल दर्पण के उपयोग की अगर बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है कि डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, नाक कान और गला के जो डॉक्टर होते हैं। उसके बाद हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के रूप में इसका काम होता है। इसके अगर देखा जाए तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण के भी उपयोग है। और गाड़ियों का जो सर्च लाइट होता है, यानी कि गाड़ियों के अग्रदीप जो होते हैं रोशनी के लिए, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि बात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? बात भट्टी से जो बत्या भट्टी होता है उससे प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए है।
पौधे का जनन अवयव होता है, पौधे का जो जनन अवयव कौन सा होता है, तो ये पुष्प है यानी कि फूल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी बेरी का कारण है कमी, यानी कि बेरी बेरी जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 को हम लोग जानते हैं कि थायमिन कहा जाता है, उसका जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। और विटामिन B1 की कमी से ये बेरी बेरी का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। देखिए इसमें प्रश्न ऑप्शन आपके सामने हैं। किसी चुंबक का चुंबकत्व जो दूर किया जाता है उसकी दो विधियां हैं, या तो उसको गर्म किया जाए या फिर उसे हथौड़े से उसको पीटा जाए। तो इसमें चूँकि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि उसे हथौड़े से पीट करके, क्योंकि जब उसको गर्म करते हैं या हथौड़े से पीटते हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और इस तरीके से उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त जो वनस्पति हैं वो सोयाबीन है। इसका सही जवाब है सोयाबीन। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे सही तरीका है वन रोपण के द्वारा, यानी कि अगर हम वनों का रोपण करेंगे, अधिक संख्या में वृक्ष लगाए जाएँ तो मृदा अपरदन जो है यानी कि मृदा की जो कटाई होती है तो वो रुक सकती है। यानी कि इस तरीके से मृदा का क्षय वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन एक प्रतिज्वरीय है, यानी कि ये प्रतिजैविक नहीं है। प्रतिजैविक को हम लोग जो है कि ये एंटीबायोटिक कहा जाता है, यानी कि पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है, लेकिन ये प्रतिज्वरीय है। एस्पिरिन का उपयोग जो है कि हल्के बुखार दर्द में होता है, यानी कि एक पेन किलर के तौर पे किया जाता है। और उसमें हृदय पर जो स्ट्रोक लगते हैं, यानी कि हृदयाघात, या फिर एक दर्द निवारक के रूप में, दवाओं के रूप में इसका एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दूध है। दूध बताना है कि दूध क्या है। एक सिलसी है, एक पायस का उदाहरण है, या फिर फेन का, निलंबन का। तो दूध जो है कि एक पायस है, यानी कि एक कोलाइड है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा बी। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त कौन सी गैस है, बताना है। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए इसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ये है इसका सही जवाब है एसिटिलीन, जिसे एथिलीन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल कलाई घड़ियों में, जैविक परिकल्पों में, प्रदर्शित युक्तियों में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो देखिए कलाई घड़ी हो गई उसमें, और आजकल जो प्रदर्शित जो युक्तियां हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो आजकल जो नए किस्म के जो डिस्प्ले जो आते हैं, जो टेलीविज़न, घड़ियों में या फिर अन्य जो युक्तियों में हम देखते हैं, और ये परिकलक हैं, यानी कि इन तीनों रूप में द्रव क्रिस्टल का यूज होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी में। देखिए अगला प्रश्न जो है 53-52 तक ये प्रश्न जो है कि विज्ञान के थे। इसमें विज्ञान से भी लगभग 12 प्रश्न हैं। और इसके बाद से देखिए अगला जो प्रश्न है वो गणित से है, यानी कि मैथमेटिक्स से हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि इसमें मात्र 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि 24.5 मीटर लंबे और 16.8 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो यह आसानी से निकाल सकते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब इसमें इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा। इसका सही जवाब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें बी दे रहा है। अगला प्रश्न है कि 1.5 मीटर आधार और 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, यानी कि 1/2 में आधार और इस ऊंचाई से आप गुणा कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखने में दिक्कत है और इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका आधार दिया हुआ है वो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर बना लें, मतलब दोनों का जो यूनिट एक होना चाहिए। देखिए इसमें सेंटीमीटर में ही इसका आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप इसको जो आधार है ना उसको आप क्या करेंगे कि इसमें दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा, यानी कि ये इसका जो सही जवाब दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर में।
तो आप ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बाकी जो इसका आधार दिया है इसको सेंटीमीटर में हम उसको चेंज कर लेंगे। यानी कि इसमें मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1.5 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, और तब इसमें 1/2 और 150 और फिर ये ऊंचाई कितना है तो 75 है, और आप इसको इससे घटा सकते हैं। 75 में गुणा कराइएगा, 56-25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है तो इसका व्यास क्या होगा। ये वृत्त से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें परिधि जो है कि ये कोई भी अगर चक्का है तो अगर एक बार में वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है तो इसका, अगर चक्का जो है कि 4000 बार अगर इसका ये परिक्रमा करता है तो इसकी जो परिधि है उसका निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि आप इसको पहले मीटर बना करके और इसके परिधि से भाग देंगे तो उसका ये निकल जाएगा, मतलब उसका चक्का की जो परिधि होगी उससे निकल जाएगा, और उसके बाद से फिर उसका वहाँ से परिधि से उसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। इसको हल करना पड़ेगा। आप प्रश्न देख लीजिए, हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी स्थान से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो वो आरंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है। ये भी मैथमेटिक्स का सवाल है, इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। दूरी सूत्र के अनुसार ये सवाल सॉल्व होगा। और एक प्रश्न और है, देख लीजिए 57 नंबर, और ये 58वां प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को नोट करके बनाएं। कोशिश करेंगे कि इसका हम अलग से, चूँकि PDF बना करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है डिस्प्ले पे। अगला प्रश्न देखिए, मिसलेनियस से हैं, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए मिसलेनियस से इसमें प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पे आधारित है। तो ये भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पे आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका देखिए बी होगा, इस यहाँ ए लिख दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा शक संवत। ऐसे देखिए ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है तो वो हमारा कैलेंडर नहीं है। हम लोग का जो राष्ट्रीय पंचांग है 1957 से भारत सरकार ने शक संवत को जो है कि वो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर माना, जिसका पहला जो महीना होता है वो चैत से शुरू होता है। इसलिए देखिएगा हम लोग जो अंग्रेज़ी कैलेंडर यूज करते हैं, यानी कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें जनवरी फरवरी जो रहता है तो उसमें देखिएगा उसके साथ साथ इंग्लिश महीनों के साथ साथ हिंदी का भी नाम उसमें लिखा रहता है। अगला है कि कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तरी भारत का है कथक, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह का। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये महासभा में होता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जितने जो सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद में जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में सिर्फ जो है कि वो 15 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो है कि वो अस्थायी हैं, और 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का पावर दिया गया है। अगला देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम जो है NAM जो होता है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1961 में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जोसेफ यानी कि जो टीटो थे, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका जोसेफ बी टीटो ने इसका अध्यक्षता किया था। 1961 में बेलग्रेड में इसका अध्यक्षता हुआ था। ये पहला जो सम्मेलन हुआ था, यानी कि पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्सा समझौता एक संधि थी। बताना है कि किन, ये जो है कि 2 गुटों के बीच की संधि थी। तो वार्सा जो संधि थी वो, इसका सही जवाब है कि वो पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की एक संधि थी, जिसमें नाटो के खिलाफ, यानी कि पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश थे, जिसका नेतृत्व जो है कि वो सोवियत संघ कर रहा था। तो 1955 के बाद, यानी कि नाटो की जब स्थापना हो गई तो 1955 में वार्सा समझौता हुआ था, जिसका मकसद था कि नाटो का जवाब देना, यानी कि नाटो के खिलाफ, यानी कि पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो अपने यूनिटी के लिए ऐसा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को इस ऑप्शन के अनुसार और इसके BPSC का आंसर के अनुसार इसका सही जवाब है कि फेडरल असेंबली कहा जाता है। ऐसे डाइट जो है कि ये जापान की संसद है।
अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किया था। पेरेस्ट्रोइका जो है ये मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था, जो सोवियत संघ के उस समय वर्तमान जो राष्ट्रपति थे। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति उन्होंने अपनाया था। ऐसे ग्लासनोस्ट क्या थी, तो उनकी एक नीति थी, यानी कि आर्थिक खुलेपन की नीति थी। और जो पेरेस्ट्रोइका था उनकी एक तरह से मान लीजिए कि उनकी एक पुस्तक थी, उनके अपने कुछ उसमें विचार संग्रहित किए गए थे। और पेरेस्ट्रोइका में क्या बताया गया था कि क्योंकि उस समय सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, मिखाइल गोर्बाचेव इसलिए भी अपना इस्तीफा दिए और उसके बाद से सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। तो पेरेस्ट्रोइका में मिखाइल गोर्बाचेव जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने सोवियत संघ के बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को ठीक करने का उसमें अपना उन्होंने विचार दिया था या उन्होंने सुझाव दिया था। हालांकि वो असफल हो गए और सोवियत संघ का विघटन भी हो गया 25 दिसंबर 1991 को। अगला प्रश्न है कि भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी। वो मदर टेरेसा जो भारत में आई थी उसके पूर्व वो कहाँ की नागरिक थी, तो वो अल्बानिया की थी, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और अगला है कि अमजद अली खां एक सुविख्यात, बताना है कि क्या थे, तो वो एक सरोद वादक थे, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सरोद वादक। अगला प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्ष, ये भी गुट निरपेक्षता से संबंधित है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो निकोलस मादुरो हैं, यानी कि ये तो पुराना, ये उस समय के अनुसार क्वेश्चन पूछा है। वर्तमान में जो हैं कि निकोलस, यानी कि निकोलस मादुरो यहाँ के ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के मादुरो, ये उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद से सबसे बड़ा संगठन है। इसमें अभी वर्तमान में 120 से ज़्यादा अधिक देश हैं। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब था कि किसी भी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और देखिएगा, हमने अपने वीडियो में 12वीं क्लास के चूँकि राजनीति में पढ़ना है, तो उस पर हमने एक वीडियो गुट निरपेक्षता के उदय पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सब। अगला है कि पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है। ये देखिए, ये सब जो प्रश्न है ये उस समय के करंट के अनुसार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कि यूरो मनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल में नियुक्त राजदूत कौन सा है। तो ये भी उस समय का प्रश्न है, यानी कि इसके अनुसार ही इसका ऑप्शन सी सही था। ये सब करंट के प्रश्न है, यानी कि इस तरह से प्रश्न भी पूछे गए थे। और आप प्रश्नों का एक जो है कि टाइप देख सकते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि उस जुझारू संगठन की पहचान करें जिसे हाल में 1998 में संयुक्त राज्य ने आतंकवादी गुट घोषित किया है। तो ये सब प्रश्न जो है कि उस समय के हैं और ये सब करंट के प्रश्न हैं। तो इसके बाद से ये भी सब प्रश्न है, सब ये उस समय के करंट के अनुसार क्वेश्चन हैं, तो आप इसको देख लीजिए। अभी अगला प्रश्न है कि वर्तमान वर्ष 1998 के लिए औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कारों से संबंधित हैं। और अभी वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार का जो वितरण हुआ है, तो उसको अभी अगले वीडियो में कभी हम उसका एक वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न है कि 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1995 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये राजकुमार को दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, ये सब करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 1998 में डुरंड कप जीता था, किसके द्वारा जीता गया था। तो ये जो है कि इसका ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 10वीं लोकसभा के प्रमुख विपक्षी दल, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका सही जवाब है। अभी जो है कि विपक्षी दल के रूप में कौन है आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि विपक्षी दल हैं, क्योंकि इस समय अभी वर्तमान में केंद्र में जो है कि ये एनडीए की सरकार है। अगला प्रश्न है कि 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता, ये सब जो है कि करंट के क्वेश्चन हैं। इसका सही जवाब दक्षिण कोरिया है उस समय के अनुसार। अगला है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र का जो खिलाड़ी हैं वो कौन है, तो हसन राजा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी प्रश्न उस समय ये करंट से पूछे गए थे। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आंकड़ों के अनुसार आप देखते होंगे चीन, हालांकि भारत की जनसंख्या भी बढ़ी हुई है अभी। अगला देखिए, फिल्म बैंडिट क्वीन, ये प्रश्न देखिए आपको मिलेगा, ये अच्छा प्रश्न है। फिल्म बैंडिट क्वीन यानी कि 10वीं सुंदरी में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी।
तो इसमें क्या बोलते हैं, सीमा विश्वास ने ये जो है कि निभाया था। और ये बैंडिट क्वीन जो है, पिक्चर है, आप उसको आप देख भी सकते हैं, एक मूवी बनाई गई है। और ये जो महिला जो 10वीं सुंदरी थी, यानी कि जो डाकू थी, यानी कि उसमें फूलन देवी का नाम आपने सुना होगा, तो फूलन देवी के जीवनी पर ये एक फ़िल्म बनी हुई है। तो इसमें सीमा विश्वास ने वो रोल किया था। अगला है कि टीवी धारावाहिक जनता की अदालत को कौन चलाते हैं अभी, तो आप देखते होंगे रजत शर्मा का नाम सुने होंगे, आपकी अदालत करके उनका जो प्रोग्राम आता है, तो ये इसका सही जवाब है, रजत शर्मा। अगला है कि ये सब प्रश्न, ये देखिएगा, ये करंट से प्रश्न है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। अगला है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली में किया गया था। भारत में सीमित ओवरों के क्रिकेट से संबंधित कोई ट्रॉफ़ी है, मुझको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें है देवघर ट्रॉफ़ी, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सीमित ओवरों की ये ट्रॉफ़ी खेली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है, गुरनार मेंडर को कहा जाता है, ये लेखक पुस्तक के हैं एशियन ड्रामा। अगला है कि इंडिया मीन्स फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ऑप्शन इसका बी सही है। इस वर्ष 1998 का ये जो प्रश्न है, बुकर पुरस्कार, अभी 2022-23 में जो बुकर पुरस्कार जो दिए गए हैं, तो उस पर पुरस्कारों को लेकर के एक वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। फिर 90, ये सब देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, आपको अभी का जानना पड़ेगा, 2020, 21, 22 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं साहित्य के। अगला देखिए, बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो ये उद्योग था ये जो है कि इसमें सही जवाब हो जाएगा कि इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि लौह इस्पात उद्योग। अगला है कि भारत में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित हैं, यानी कि ये सिंदरी बरौनी में जो है अभी, उस समय चूँकि झारखंड का बंटवारा भी नहीं हुआ था। बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो ये रोहतास के क्षेत्र में होती हैं। अगला है कि बिहार में रबी की प्रधान फसल, तो ये रबी की प्रधान फसल इसमें गेहूँ है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देख लेते हैं, बिहार में कुल पशुधन है, तो ये जो है कि उस समय के अनुसार ये आपका ऑप्शन है कि कुल पशु जो धन है वो 3 करोड़ से ज़्यादा है। ये भी करंट का डाटा हो सकता है, आज डेटा बदला होगा अभी। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो ये पटना के क्षेत्र में होती है, इसका सही जवाब है ए। तो ये सब ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हैं और आज के अनुसार इसका डाटा चेंज हो सकता है। बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये हजारीबाग में होता है। हमें लगता है कि हजारीबाग झारखंड में है। तो ये प्रश्न भी सब जो है कि हमें बिहार के सामान्य ज्ञान से इसको सब देखना पड़ेगा। ये सब डेटा बदल चुके होंगे। झूम खेती का व्यापक प्रयोग ये पहाड़िया लोग करते हैं, ये तो इतिहास में भी है। पहाड़िया लोग जो होते थे ये झूम खेती से खेती करते थे, जंगलों को साफ़ करके जो खेती की जाती है, और एक बार खेती करने के बाद से फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे चले जाते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1937, इसका सही जवाब है। और आखिरी प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना कौन सी है? तो हम जानते हैं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती जो है कि संरचना दी गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ये जिला परिषद होता है। ग्राम पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड लेवल पे पंचायत समिति होती है, और जिला लेवल पे यानी कि जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। तो ये कुछ प्रश्न थे, ये टोटल 100 प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। प्रश्नों का उत्तर बताते समय हमने काफ़ी सावधानी बरती है। अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ आपको इसमें कुछ ऑप्शन कुछ अलग लगे तो आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत